नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले एक हफ्ते से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अलग अलग कार्यक्रमों में या राजनीतिक रैलियों में जो बातें कर रहे हैं, उसको सुनने देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब पूरी राजनीति, विपक्ष की पूरी राजनीति किसी तरह से ओबीसी वोट जो है, अन्य पिछड़ी जातियों का जो वोट है, वो अपनी तरफ खींचने की है। समूची विपक्ष की सारी पार्टियां ये किसी तरह से इस इंतजाम में, इस जुगाड़ में लगी हैं कि कैसे ओबीसी का वोट वापस हासिल किया जाए। यहां मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, वापस हासिल करना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की तरफ शिफ्ट हो गया है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम ओबीसी वोट मिलता था, 1/4 वोट भी नहीं मिलता था, लेकिन अब वो लगभग आधा हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये मैटर ऑफ फैक्ट है और ये तमाम कई तरह के सर्वेक्षणों से ये बात सामने आई, जिसमें बड़ी रेपुटेड एजेंसीज ने सर्वे किया था कि लगभग हर दूसरा ओबीसी मतदाता जो था उसने बीजेपी को वोट दिया था, नरेंद्र मोदी को वोट दिया था। तो विपक्ष की असली चिंता इस बात की है कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक है और जिसको एंटी बीजेपी माना जाता था बरसों से, दशकों से, जो एक धारणा थी कि ओबीसी का वोट भाजपा के विरोध में जाता है, वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया था। और ये बड़ी दिलचस्प राजनीतिक सिनेरियो है जिसको समझने की जरूरत है। याद करें, आज से 3 दशक पहले, उससे भी थोड़ा पहले, जब मंडल की राजनीति शुरू हुई थी और मंदिर की राजनीति शुरू हुई थी, तो दोनों को एक दूसरे का कंट्रास्ट माना जाता था। ये माना गया कि उस समय के प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, उसके विरोध में, उसकी काट के तौर पर, उसके काउंटर के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की और मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। ये दोनों एक दूसरे का एक काउंटर नैरेटिव की बात थी। उस समय नैरेटिव सब तो इतना नहीं चलता था, लेकिन ये वही काउंटर नैरेटिव है कि मंडल और कमंडल, ये माना गया कि ये दोनों एक दूसरे की विरोधी राजनीति है। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की और गोविंदाचार्य उस समय जब महासचिव थे पार्टी में, या उसके पहले आइडियोलॉग थे संघ के और बीजेपी के, तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की बड़ी बात की थी। और इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए गए थे और उसके बाद कोई 1 दशक बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी मध्य प्रदेश में। तो ये उस समय की राजनीति थी। एक उस समय माना गया था कि मंदिर और मंडल की राजनीति दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं, कंट्रास्ट है, दोनों का काउंटर है एक दूसरे का। लेकिन पिछले 10 साल में ये नैरेटिव चेंज हो गया है। अब ये दोनों चीजें, मंडल और मंदिर की राजनीति एक साथ चल रही है, समानांतर चल रही है। समानांतर भी नहीं, बल्कि ये कहिए कि हाथ में हाथ डाल करके चल रही है। और इस बात को साबित करने के लिए, इस बात की पुष्टि के लिए एक आंकड़ा पर्याप्त होगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जीत कांग्रेस को मिली थी, पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल पाया था, लेकिन 206 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो वो जो परफॉर्मेंस था कांग्रेस का, वो कई 1-1.5 दशक के बाद पहला बड़ा अच्छा उनका प्रदर्शन था। और बीजेपी काफी कम होकर के 114 सीटों पर रह गई थी, या 116 सीट पर। उस समय बीजेपी को सिर्फ 22% ओबीसी वोट मिला था, सिर्फ 22% ओबीसी, यानी 1/4 से भी कम ओबीसी, 4 में से 1 ओबीसी भी वोट नहीं कर रहा था उस समय बीजेपी को। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री पद के दावेदार चुनाव लड़े, तो वो 22 से बढ़ के 34% हो गया, यानी 1/3 से ज्यादा ओबीसी वोट बीजेपी को गया। और वो उस समय बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो नरेंद्र मोदी ने अपने पिछड़ी जाति का होने का जो नैरेटिव बनाया, पिछड़ी जाति और एक कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से होने का जो उन्होंने नैरेटिव बनाया, उसका फ़ायदा ये मिला कि बीजेपी को 34% ओबीसी का वोट मिल गया। और 2019 का चुनाव आते आते ये नैरेटिव इतना मजबूत हो गया था, प्रधानमंत्री की छवि एक पिछड़े नेता के तौर पर, एक कमजोर गरीब पृष्ठभूमि वाले नेता के तौर पर और गरीबों पिछड़ों के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर ऐसी स्थापित हो गई थी कि बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिला। 44% ओबीसी, ऑलमोस्ट आधा, 50% के पास पहुंच गया बीजेपी का वोट ओबीसी में। हर दूसरा ओबीसी बीजेपी को वोट कर रहा था, किया है 2019 में। और अगर इसको थोड़ा और बाइफरकेट करें, इसको अलग अलग करें कि जो पिछड़ी जातियों में भी जो मजबूत, दबंग और मझोली जातियां हैं, उनका तो 40% ही वोट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, जो बिहार में जिनको एमबीसी या ईबीसी या नेक्स्टर 1 की जो जातियां कही जाती हैं, उनका 48% वोट बीजेपी को मिला।
और ओवरऑल 44% मिला। तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि जो मंडल की राजनीति से जुड़ी जो जातियां थी उनको मंदिर की राजनीति वाली पार्टी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो चली गई उनके साथ। और इसी अनुपात में, जिस अनुपात में बीजेपी का ओबीसी वोट बढ़ता गया, उसी अनुपात में कांग्रेस और दूसरी प्रादेशिक पार्टियों का ओबीसी वोट घटता गया। माफ करिए, कांग्रेस पार्टी को 2009 के लोकसभा चुनाव में 24% ओबीसी वोट मिला था। वैसे भी ये कभी भी कांग्रेस बहुत पसंदीदा पार्टी नहीं रही थी ओबीसी की, और खासतौर से 90 के दशक के बाद जब प्रादेशिक क्षत्रपों का जो जातीय राजनीति करने वाली पार्टियों का उदय हुआ, उसके बाद से तब भी 24% वोट मिला था ओबीसी का 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। लेकिन 2014 में वो वोट घट के 15% हो गया, और 2019 के चुनाव में भी 15% ही रहा। कांग्रेस 15% पर रह गई। जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं, उनको 2009 के चुनाव में 54% ओबीसी वोट मिला था, जो 2014 के चुनाव में घट के 51% हुआ। सिर्फ 3% की कमी आई। लेकिन 2019 में वो वोट घट के 41% रह गया। यानी एक बार में 10% वोट शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। प्रादेशिक पार्टियों के जो ओबीसी का वोट था वो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ। तो एक तरफ कांग्रेस और दूसरी प्रादेशिक पार्टियां अपना वोट बैंक गंवाती जा रही हैं, और उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को हो रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, हालांकि ये पूरी तरह से जोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि कई ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है। जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया, उसके साथ भी नहीं है, और उनको बड़ी मात्रा में ओबीसी का वोट मिलता है, जैसे जगन मोहन रेड्डी को या के चंद्रशेखर राव को या नवीन पटनायक को। ये सब नहीं है इंडिया के साथ, ना एनडीए के साथ। तो इसके बावजूद यह है कि बीजेपी को 44% और उसके बरक्स 56% ओबीसी वोट अन्य पार्टियों को, जिसमें बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टियां भी हैं, और बाकी कांग्रेस और उसके साथ जुड़ी हुई, उसके गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। इसका मतलब लगभग आधा वोट जाता है ओबीसी का बीजेपी को। अब अपोजिशन का जो गठबंधन है, इसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि किस तरह से इस वोट को वापस हासिल किया जाए। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, जब से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, तब से वो यही बात कहे जा रहे हैं। एक ही बात वो रट रहे हैं। उनको किसी ने, उनकी रिसर्च टीम ने बता दिया है कि भारत सरकार में कुल 90 सेक्रेटरी होते हैं, सचिव जो भारत सरकार चलाते हैं, उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। और ये बात उन्होंने लोकसभा में भी कही अपने भाषण के दौरान, जिसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल जी को पता ही नहीं है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि उनको पता ही नहीं है कि सरकार नेता चलाते हैं, सचिव नहीं चलाते हैं। तो सचिवों की संख्या 3 है या क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि ये बात भी अधूरा सच है, आधा अधूरा है, क्योंकि मुख्य भूमिका सचिवों की होती है सरकार चलाने की, नीति बनाने से लेकर के उनको लागू करने तक में। और वहां अगर ये कंपैरिजन राहुल गांधी बता रहे हैं कि 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, तो इसका बड़ा मैसेज वो देना चाहते हैं, बनवाना चाह रहे हैं। 2 चीज़ों से राहुल गांधी मैसेज बनवा रहे हैं। एक तो ये कि ओबीसी के सचिवों की संख्या सिर्फ 3 है, और दूसरी जो महिला आरक्षण का बिल लागू किया इस सरकार ने, जो पास कराया है, उस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जो कि होना चाहिए। और इसके लिए राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा माफ़ी मांगी, रिग्रेट किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब लेके आई थी तब उसमें ओबीसी का प्रोविजन होना चाहिए था, जो नहीं था, अब करना चाहिए है। ये वो इस बात को लेकर के, इन 2 चीज़ों से वो ओबीसी का वोट को ये बताना चाह रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है, इसकी मंशा ओबीसी की मदद करने, उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने या प्रशासनिक प्रतिनिधित्व उसका बढ़ाने, इसकी कोई उसको चिंता नहीं है। और ये प्रोसेस शुरू हुआ है पिछले कुछ समय से, जब बिहार में जाति जनगणना की बात हुई और उन्होंने, नीतीश कुमार ने अपने जाति जनगणना का जो आइडिया है वो आकर के और कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के दिमाग में ये बैठाया कि हमको जाति जनगणना के लिए पूरे देश में जाति जनगणना की मांग करनी चाहिए है, और जातियों के आंकड़े के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात करनी चाहिए। तो ये बात भी राहुल गांधी शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में ही जाति जनगणना की बात कही और आबादी के अनुपात में हक देने की भी बात कही। और अब पिछले एक हफ्ते से वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जातियों की गिनती होनी चाहिए है, आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए है, महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए है। भारत सरकार के सचिव, जो 90 सचिव हैं, उसमें सिर्फ 3 ही सचिव ओबीसी हैं, ये बदलना चाहिए है। तो ये एक तरह से बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी की जो भी महिला आरक्षण की पॉलिटिक्स हो या उसके मंदिर की पॉलिटिक्स हो, इन दोनों को काउंटर करने के लिए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस बात को लगातार उठा रही हैं।
लेकिन अब इस बात को, इस एक प्रोसेस को समझना होगा, जो एक बड़ा एक प्रोसेस है जो शुरू हो गया। इसको एक सोशल प्रोसेस कह सकते हैं, चेंज का प्रोसेस कह सकते हैं, कि मंदिर और मंडल दोनों की राजनीति साथ साथ चल रही है, उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है। तो उसको कैसे दूर करेंगे, ये ध्यान रहे। भारतीय कांग्रेस के सहित तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये बार बार कह रही हैं कि उमा भारती की मिसाल दे रही हैं कि उमा भारती ने कहा है कि वो आरक्षण का, महिला आरक्षण का विरोध कर रही हैं इस आधार पर कि इसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं है। सचमुच उमा भारती इसका विरोध कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि इस आरक्षण के भीतर ओबीसी का आरक्षण किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी अपील कर रही है ओबीसी से कि उनको हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। वो ये नहीं कह रही हैं कि इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर इस आरक्षण में ओबीसी आरक्षण नहीं किया तो भाजपा को छोड़ दो, इसको सबक सिखाओ या इसको सजा दो। वो ये नहीं करें। वो बार बार कह रही हैं कि ओबीसी आबादी को हिंदुत्व के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी में उनका भला है। तो एक हद तक, काफी हद तक, अगर जहां मंडल की सबसे ज्यादा राजनीति होती रही है जिन राज्यों में, उन राज्यों में आप देखें कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में मंदिर और मंडल की राजनीति साथ साथ चल रही है। मध्य प्रदेश में साथ साथ चल रही है, राजस्थान में साथ साथ चल रही है। ओबीसी की जो जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही हैं। तो अब असली चिंता जो इंडिया की है, विपक्षी गठबंधन की है, कि किस तरह से वो वोट बीजेपी से अलग किया जाए। 10% भी वोट अलग हो तो राजनीति पर कुछ फर्क पड़ेगा। और इसके लिए यही ये जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था हो, जो प्रशासनिक पद हैं, बड़े भारत सरकार के सचिवों के पद हैं, उसमें तरजीह मिले, ओबीसी को तरजीह नहीं दे रही है ये सरकार। आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, जातीय जनगणना करके, और असली आबादी का अनुपात पता चले ताकि उस अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। तो ये एक नेक्स्ट लेवल के मंडल की राजनीति है। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल की मंडल राजनीति मंदिर की राजनीति का काउंटर बनेगी, ये अभी उसमें संदेह दिख रहा है। अनलेस कि अगर ये अस्तित्व की लड़ाई हो ओबीसी के लिए, तो वो राज्यों में दिख सकता है कि राज्यों में हो सकता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको, जो प्रादेशिक पार्टियां हैं, उनको बचाने के लिए उनको लगे कि इनको वोट करना चाहिए। लेकिन इस नैरेटिव से, जो राहुल गांधी नैरेटिव बना रहे हैं, उसके आधार पर ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों छोड़ेगा, ये इसके बारे में विचार करना होगा। नरेंद्र मोदी ने अपना चेहरा बना रखा है कि वो पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, चाय बेचने वाले परिवार से आते हैं, तो आर्थिक सामाजिक दोनों पृष्ठभूमि वो पिछड़ा बताते हैं। और उन्होंने यकीन दिलाया हुआ है इस देश की बड़ी आबादी को कि वो उनके लिए काम करते हैं। वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस आबादी को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन ये एक राजनीतिक धारणा के तौर पर ये बात स्थापित हुई है, उसको कैसे काटेगा अपोजिशन का दल, अपोजिशन की पार्टियां, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।